हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अम्ल की धातु के ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, अम्ल की धातुओं के ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, इन सभी पॉइंटों को हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। अगर आप सब ने हमारा लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं आज हम अपने इस लेक्चर की तरफ, इस सफर की ओर, एक नए तरीके से, एक नई अंदाज में और एक नई शुरुआत के साथ हम आपको बताते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपके यूपी बोर्ड में आपको काफी मदद करेंगी और आप अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं कह रहा है क्या सभी अम्ल एवं जो सभी अम्ल हैं और सभी क्षारक हैं उसमें क्या समानताएं हमें देखने को मिलेंगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा चित्र ड्रॉ करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक ने दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऐसे कील लगाई गई है छोटी सी, ठीक, और ऐसे चित्र बनाया गया है। और फिर यहाँ से हम यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया और यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। और इस तार को ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें। और इसके अंदर हम कोई ना कोई अम्ल भरेंगे। क्या भरेंगे? कोई ना कोई अम्ल। इसके अंदर हमने क्या भर दिया? कोई अम्ल डाल दिया। इसके अंदर हमने अम्ल भर दिया। सपोज दैट हमने क्या भरा? HCl। इस कंटेनर के अंदर हमने HCl अम्ल डाल दिया और फिर हम देखेंगे क्या कि इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी या फिर नहीं होगी। हमें यह पता लगाना है कि इस कंटेनर के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास शुद्ध जल होता है, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसके अंदर से क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी? तो देखिए, जैसे कि हमारे पास अम्ल है HCl, HCl जब भी पानी के अंदर जाता है तो क्या होता है? टूटता है। जब भी हमारे पास अम्ल कोई जल के अंदर जाता है तो क्या होता है? टूटता है। तो किस में टूटेगा? H+Cl- में टूटेगा। किसमें टूटेगा? H+Cl- में टूटेगा। H+Cl- में क्या होगा? टूटेगा। जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? इस माध्यम से इसमें क्या होंगे? प्रवाहित होंगे। बात समझ में? ऐसे, ठीक है, वो क्या होंगे? प्रवाहित होंगे। तो यहां से हमें ये पता है कि जितना भी अम्ल है वो क्या होगा? जल के अंदर जब जाएगा तो टूटेगा और वो क्या देगा? हमें H+ देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा। बात समझ में? क्या देगा? H+ आयन देगा। जैसे कि हमारे पास H2SO4 होगा, तो H+SO4 2-, ठीक है, SO4 2- में टूटेगा, ठीक है। किसमें टूटेगा? SO4
माइनस में टूटेगा। अब HNO3 है, जैसे कि HNO3 है, HNO3, तो H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा। तो ये सब क्या होंगे, जब जल के अंदर जाएंगे तो ये क्या होंगे, टूटेंगे, H प्लस आयन देंगे। तो जितने भी अम्ल हैं वो जल में जाने पर हमें क्या देते हैं, H प्लस आयन देंगे और वो टूटेंगे, और इसके माध्यम से हम विद्युत धारा को क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। बात समझ में? जितने भी हमारे पास अम्ल हैं वो पानी में जाकर के टूटेंगे, टूटने के बाद हमारे पास यहाँ पे बल्ब जलेगा और विद्युत धारा प्रवाहित होगी। शुद्ध जल के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर यहाँ पर हम ग्लूकोज, सपोज दैट यहाँ पर ग्लूकोज भर दें, ग्लूकोज डाल दें, ग्लूकोज, या फिर अल्कोहल डाल दें, अल्कोहल डाल दें, तो क्या है, इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर अगर हम अल्कोहल या फिर ग्लूकोज डाल दें तो यहाँ पर हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि वो H प्लस आयंस में नहीं टूटेंगे। अल्कोहल और ग्लूकोज ये आयंस नहीं देंगे, तो इस वजह से इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे कि हम कोई अम्ल डाल दें या फिर कोई भी क्षार डाल दें, क्षार डालेंगे तब भी ये क्या होगा, ब्रेक होगा, तब भी वो क्या होगा, टूटेगा और विद्युत धारा को क्या कर देगा, प्रवाहित कर देगा। बात समझ में? क्लियर है नहीं क्लियर है सभी को? ये टॉपिक आपको समझ में आया? ठीक है, तो आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल या फिर क्षार का क्या होगा? तो जलीय विलयन के अंदर अगर हम अम्ल डालेंगे, तो अभी हमने बताया था जलीय विलयन के अंदर अगर हम अम्ल डालेंगे, जैसे कि HCl है और हमारे पास क्या है, जल, क्या होगा, जल। जल के अंदर अगर हम अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, आपको पता है, जल, ये जो हमारे पास अम्ल है वो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा? H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और यहां से हमारे पास क्या बना देगा, H3O प्लस Cl माइनस, H3O प्लस Cl माइनस में बनाएगा। बात समझ में? क्या बनाएगा, H3O प्लस Cl माइनस में बना देगा। जैसे कि हमारे पास कोई H2SO4 है, सपोज दैट H2SO4 है, अगर इसको भी हम जल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, H3O प्लस SO4 2 माइनस, ठीक, SO4 2 माइनस, इसमें टूट जाएगा तो क्या होगा, H प्लस आयन दे सकता है या फिर हाइड्रोनियम आयन, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। देखिए ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये होता कैसे, देखिए जैसे हमारे पास जल है, H2 जल है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक, जो हमारे पास परमाणु क्रमांक होता है वो एक होता है, तो ये H प्लस आयन दान देता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, 2 लेता है। तो इसकी वैलेंसी ऐसे हम फिल करते हैं 1 2, तो ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो क्या बना देता है, H2O बना देता है, ठीक है। और H2O यहाँ पर H प्लस आयन है, जो H प्लस आयन है वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन के पास क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बना देगा, H3O माइनस बना देगा, H3O माइनस। क्लियर नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। बात समझ में? अब क्षार का क्या होता है, क्षार का जलीय विलयन में यानी कि जल में डालने पर क्या होता है, देखिए क्षार का, क्षारक, जैसे कि हमारे पास NaOH है, इसको अंदर अगर हम जल के अंदर डालें तो जल के अंदर ब्रेक होगा, किसमें टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में, ठीक है। KOH किसमें टूटेगा, K प्लस OH माइनस में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जितने भी क्षारक हैं, ठीक है, जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, ठीक, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या देंगे, जलीय विलयन में Na प्लस OH माइनस देंगे, क्या देंगे, Na प्लस OH माइनस देंगे, जल में जाने पर ये ब्रेक होकर के क्या देंगे, Na प्लस OH माइनस। समझ में आया कि जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जल में जाएगा तो Na+OH- में टूटेगा। किसमें टूटेगा? Na+OH- में टूटेगा। और जो हमारे पास KOH है ये भी हमारे पास एक प्रकार का क्षार है, ये भी जल में जाकर के क्या देगा? K+OH- देगा। बात समझ में? तो जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देंगे, और जो हमारे पास क्षार हैं वो जलीय विलयन में Na+ यानी कि एक धातु होगा और दूसरा OH-। ठीक है, क्लियर नहीं क्लियर है? वो हमारे पास Na+OH- में क्या होगा? टूटेगा। क्लियर नहीं क्लियर यहां तक? ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारे पास है तनुकरण। अगला जो हमारे पास अध्याय है वो क्या है? तनुकरण। किसी भी हम अम्ल या क्षार को तनु कैसे करें, तो देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब हम तनुकरण के बारे में समझते हैं। तनुकरण हमारे पास क्या होता है? जल में अम्ल या क्षार, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयतन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे हम? तनुकरण बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारे पास कोई भी चीज हो, तनु किसे कहते हैं? जिसमें पानी की मात्रा क्या हो? अधिक हो। आपने कक्षा 9th में एक विलेय विलायक विलयन के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? विलयन के बारे में। विलयन, विलयन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या था? विलेय प्लस विलायक बन के क्या बनता था? विलयन बनता था। तो विलेय जैसे कि हमारे पास 5 ग्राम चीनी है। क्या है? 5 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम जल है। ठीक, तो इसमें हम जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ा देंगे, जैसे 50 ग्राम हमने चीनी ले ली, तो विलयन कैसा होगा? हमारे पास अधिक सांद्र होगा। कैसा होगा? अधिक सांद्र विलयन होगा। जैसे जैसे चीनी की मात्रा यानी कि विलेय की मात्रा बढ़ेगी तो विलयन कैसा हो जाएगा? सांद्र, यानी कि हमारे पास विलेय की मात्रा क्या है? अधिक होगी। और अगर जैसे जैसे हम विलायक की मात्रा हम अगर बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे अगर हम विलायक की मात्रा बढ़ाते जाएं तो विलयन हमारे पास कैसा हो जाएगा? तनु विलयन। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे पास 100 ग्राम जल है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 200 ग्राम जल ले लें, क्या ले लें? 200 ग्राम जल ले लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तनु विलयन। कैसा हो जाएगा? तनु विलयन। चीनी को हम 5 ग्राम ही रखते हैं, चीनी को हम 5 ग्राम ही रखते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तनु विलयन। कैसा होगा? तनु विलयन। तनु विलयन। तनु विलयन को हम लिखते हैं डाइल्यूट, यानी कि दिल से DIL या फिर डी, डाइल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेट को यानी कि सांद्र को हम कॉन्ट लिखते हैं, CONT, कॉन्ट। ठीक, कंसंट्रेटेड हिंदी में सांद्र और इंग्लिश में कंसंट्रेट बोलते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट भाषा में लिखते हैं CONT, कॉन्ट। ठीक है, और अगर तनु विलयन है तो उसको हम डाइल्यूट या फिर डी से डिनोट करते हैं, या फिर तनु विलयन हिंदी में लिख सकते हैं। तो जिसमें हमारे पास पानी की मात्रा अधिक, जिसमें पानी की मात्रा अधिक वो तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक वो सांद्र विलयन। देखिए हमारे पास जैसे कि ड्राई एसिड है। क्या है? ड्राई एसिड है। ड्राई एसिड मतलब कि सूखा अम्ल। अगर सूखा अम्ल है, अगर इसे हमें तनु करना है, इसे अगर हमें तनु करना है तो क्या क्या किया जाए? ऐसे हम कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर ले लेंगे, पहले हम सूखा आम्ल डाल देंगे। क्यों भैया? ऐसे ही तो करेंगे, सूखा आम्ल डाल देंगे और इसके ऊपर से हम क्या कर देंगे? पानी डाल देंगे। ऐसे क्या कर देंगे? पानी डाल देंगे, तो तनु विलयन हो गया? नहीं, ऐसे हमें कभी नहीं करना है। ऐसा हमें कभी नहीं करना है। अगर हमें अम्ल या फिर क्षार को तनुकरित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक हमारे पास कांच का पात्र आता है, लेबोरेटरी में रखा रहता है। ठीक है, ठीक है, कांच के पात्र के अंदर आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको जल ले लेना है। क्या ले लेना है? जल लेना है। जल इसमें लेने के बाद, ठीक, जल लेने के बाद क्या करना है? इसमें
आपको थोड़ा थोड़ा करके ड्राई एसिड इसके अंदर डालना है और चलाते जाना है। प्रॉपर आप डालेंगे, चलाते जाएंगे, प्रॉपर डालेंगे, चलाते जाएंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा और चलाते जाइएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखिए ये हमारे पास जो अम्ल है, इसको अगर पानी के अंदर डालेंगे तो ऊष्मा हाईली रिलीज करता है, ऊष्मा क्षेपी होगा, ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन होगी, यानी कि हाईली ऊष्मा रिलीज करेगा। अगर आप डायरेक्टली इसके अंदर पानी डाल देंगे अम्ल के अंदर, तो जिस बात पात्र में आप रखेंगे, जैसे कांच के अगर पात्र में आपने रखा तो कांच का पात्र चटक सकता है, वो उछल करके आपके चेहरे पे गिर सकता है, हाथ पैर पे गिर सकता है, तो आपको नुकसान दे सकता है। तो बेहतर यह है कि आप किसी कंटेनर में रखिए और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम ड्राई एसिड या फिर क्षार डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। इससे हम क्या कर देंगे, तनु कर सकते हैं, विलयन को क्या कर सकते हैं, तनु कर सकते हैं, यानी कि अम्ल को हम तनु कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो यही कहने का अर्थ है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता, यानी कि उसकी सांद्रता जो कंसंट्रेट है, ठीक है, में प्रति इकाई आयतन में कमी होने पर, इस कमी होने पर, जैसे जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, आयंस होंगे, ठीक, उसके आयन की जो सांद्रता होगी, जितना ज्यादा आयंस होंगे उसके प्रति इकाई आयतन में क्या होगी, कमी होती जाती है, और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, पानी मिलाने पर ही क्या होगा, तनुकरण विलयन होगा। ठीक है, तनुत हो जाएगा। बात समझ में साहब आप सभी को? ठीक है, तो आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अम्ल एवं क्षार के विलयन, क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितने प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षार के जो विलयन हैं वो कितने प्रबल होते हैं, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही कोई भी अम्ल या क्षार जलीय विलयन में जाता है, H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। और ये एसिड की बात हो गई। अगर कोई बेस हमारे पास जल के अंदर जाएगा तो OH- देगा। क्या देगा? OH- देगा। अम्ल अगर हमारे पास जल के अंदर जाएगा तो H+ आयन देगा। अगर कोई क्षार जल के अंदर जाएगा तो OH- देता है। ये आप सबको पता है। लेकिन कितना ज्यादा देगा? जितना ज्यादा आयन की सांद्रता होगी, जितना ज्यादा आयन की सांद्रता होगी, जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे उतना प्रबल अम्ल होगा। बात समझ में? जितना ज्यादा H+ आयंस होगा उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। जितना OH- होगा वो हमारे पास क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। कैसे? देखिए, जैसे कि हमारे पास HCl है, HCl है, इसको जल के अंदर जैसे ही हम डालेंगे ये टूटना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा ये टूटेगा, जितना ज्यादा ये टूटेगा उतना ज्यादा ये प्रबल होगा, उतना ज्यादा ही मजबूत होगा। अब जैसे हमारे पास CH3COOH, ठीक, तो ये हमारे पास क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये थोड़ा बहुत टूटता है, CH3COO- ये टूटेगा जरूर, लेकिन बहुत ही कम टूटता है, बहुत ही कम टूटता है। जब ये कम टूटेगा तो ये वीक एसिड होगा। कैसा होगा? वीक। जितना ये कम टूटेगा उतना क्या होगा? ये वीक एसिड। और जितना ज्यादा टूटेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि हमारे पास HCl है, ये पानी में जाते ही धड़ाधड़ धड़ बिल्कुल टूट जाता है। और CH3COOH जो है ये पानी में जाते ही तनी मनी टूटता है, बहुत थोड़ा बहुत टूट करके, मतलब ऐसा करता है कि एहसान जता रहा है आपके ऊपर, टूट करके क्या कर रहा है? एहसान जता रहा है। तो ये क्या होगा? वीक एसिड होगा। बात समझ गई? तो इसको ज्ञात करने के लिए, यानी कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है, इस बात को ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास विधि निकाली गई, जिस विधि को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल। क्या कहा गया? पीएच स्केल। ठीक, पीएच पैमाना या फिर पीएच स्केल। ठीक, देखिए पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल। पीएच स्केल एक हमारे पास एक पैमाना है जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। इस बात को ज्ञात करने के लिए एक पटरी, एक स्केल, एक पैमाना का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं
कि कौन सा पदार्थ कितना अम्लीय है और कितना क्या है, क्षारीय है। पीएच स्केल, पीएच स्केल यानी कि पीएच जो हमारे पास सूचक है पुसांग कि एनसीईआरटी में दिया गया पुसांग, ठीक है, जो एक जर्मन शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ है शक्ति। जो पुसांग है इसका अर्थ क्या है, शक्ति। पुसांग, ये देखिए पी हमारे पास एक प्रकार जो जर्मन शब्द है इसको नाम क्या दिया गया, पुसांग, जर्मन शब्द है और इसका अर्थ क्या है, शक्ति। अर्थ क्या है इसका, शक्ति। बात समझ में। पीएच शब्द है, जो पीएच शब्द है जी, जो पी है वो पुसांग है। पुसांग एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या है, शक्ति है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक पीएच स्केल विकसित की गई, ठीक है। तो देखिए कैसे हमारे पास, हम ऐसा बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 7 होगा, एक हम बॉक्स टाइप में बनाते हैं, ठीक, ऐसे। ऐसे करके सब मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H प्लस आयन, क्या होगा, H प्लस आयन, और यहाँ पर क्या होगा, OH माइनस, ठीक है, OH माइनस होगा। तो H प्लस आयन यानी कि जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे इधर बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। इधर क्या होगा, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। और इधर क्या होगा, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। इधर हमारे पास क्या होगा, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति। बात समझ में। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस में है, उधर हाइड्रोजन आयन की जो प्रकृति है वो माइनस में है। तो जितना ज्यादा हमारे पास H प्लस आयन होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, अम्लीय होगी, प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। और जितना ज्यादा इधर OH माइनस की सांद्रता जितनी कम होगी वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जितनी भी सांद्रता कम होगी वो हमारे पास क्या होगा, क्षारीय प्रकृति में होगा। यहाँ पर 14 होगा और यहाँ पर 0 होगा। बात समझ में। तो इसके लिए एक पीएच स्केल विकसित की गई, ठीक है। तो पीएच स्केल हम बनाते हैं आपके सामने, देखिए ऐसे हमारे पास है पीएच स्केल, ठीक है, सब कलर दिया गया है, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक। तो जैसे जैसे यहाँ से इधर की ओर बढ़ेगा, इधर प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इधर से यानी कि 7 से जैसे जैसे 1 की ओर बढ़ेगा, जैसे 7 6 5 4 3 2 1 0 की तरफ बढ़ेगा तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। और जैसे जैसे 7 से 14 की ओर बढ़ेगा तो कैसा होगा, क्षारीय। कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक। और जो ये 7 है, जो 7 है, 7 पे हमारे पास क्या होता है, उदासीन। उदासीन होगा, ठीक है। 7 पे कैसा होगा, उदासीन होगा। और हम आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास कलर वाइज है, ठीक है, जैसे हमारे पास पीएच स्केल का हमारे पास आता है स्ट्रिप, ठीक है। तो हम जैसे कोई भी हमारे पास सोल्यूशन है उसमें हम डुबोएंगे, जैसा कलर हमें मिलेगा हम मैच कर लेंगे और हम बता सकते हैं कि कैसा हमारे पास ये सॉल्यूशन है। तो आप हमारी वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर मिलाया जा रहा है, ठीक है, और कैसे
हम चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप पूरा एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे कि कैसे हम इसको देखें, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। और जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और साल्ट फैमिली, उसके विषय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक एक टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें और आपको हमारे चैनल पर पूरा कोर्स कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।